गाइस लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है चार्जेस के बारे में। अब ये चार्जेस होते कैसे हैं? सी नॉर्मली कोई भी अगर एक एटम कंसिडर किया आपने, ये रहा एक एटम का न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ रहता है और इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन में घूमते रहते हैं एंड इट्स ऑब्जर्व दैट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के जितना भी काउंट होते हैं उतना ही काउंट होता है अंदर प्रोटॉन्स का भी, जिस वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का जितना भी चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन्स का भी, जिस वजह से ओवरऑल एक एटम की अगर बात करें इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होता है, उसको ना ही कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या फिर हर एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये फिक्स होता है हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर हर एक सिंगल प्रोटॉन का। अब इमेजिन करो ये बैलेंस्ड सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 प्रोटॉन्स है, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10 प्रोटॉन के चार्ज ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट इन नेचर, जिस वजह से एक को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को एंड दूसरे को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन को। कमिंग बैक, अब इसमें से इस पूरे बैलेंस्ड सिस्टम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, जस्ट इमेजिन करता हूं एक को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आ गया है, सो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर बैलेंस्ड सिस्टम में से एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो होता क्या है, इनिशियली अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स थे, अब इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, दैट मीन्स इट इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, जिस वजह से 1 एक्स्ट्रा ई चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ का चार्ज इसके पास अभी रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट चार्ज इन एनी बॉडी। कोई भी स्टेबल बॉडी के अंदर से चार्ज ऐसे क्रिएट किया जा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को या तो आप बाहर की तरफ जंप करवाइए तो बॉडी जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं तो बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आप अंदर की तरफ जंप करवा दीजिए, दैट मीन्स फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा बॉडी एक नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। बिकॉज इनिशियली ये बैलेंस्ड था, आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर इंसर्ट किया तो अब ये अनबैलेंस हो गया, इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से इसका चार्ज होगा ई। दैट मीन्स टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे। ओके अब किसी ने अगर पूछा कि कोई भी बॉडी के अंदर हम कितना चार्ज डाल सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स। चार्ज का सिंबल जो है दैट इज स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स ई। दिस इज द फॉर्मूला विच यू मस्ट रिमेंबर। इस फॉर्मूले को हम बुलाते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, सो दिस n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द चार्ज डेवलप्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर बॉडी। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं तो दिस चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो दिस चार्ज विल बी पॉजिटिव चार्ज, बट दिस विल बी द फॉर्मूला। इसको वर्बली हम डिफाइन करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज के बारे में डिस्कस करते करते हैं, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द होल चैप्टर। चार्ज के बारे में डिस्कस करते करते चार्जेस का एक सिंपल सा एक लॉ है जो सबसे बेसिक लॉ है, जिसको हम बुलाते हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के बारे में अगर डिस्कस करें, कूलम्स लॉ में बेसिकली ये बताया जाता है कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है तो कितना होती है। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर चार्जेस की बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज, हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अनदर चार्ज, हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस का एक स्पेशलिटी ये होता है कि हमेशा ही लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अगर दोनों रहेंगे तो वो हमेशा एक दूसरों से रिपेल करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव एंड नेगेटिव अगर एक दूसरों के बाजू में रहेंगे तो वो भी रिपेल करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक चार्जेस मतलब सेम काइंड ऑफ चार्जेस ऑलवेज ट्राई टू रिपेल फ्रॉम ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा तो हमेशा एक दूसरों की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ का नेगेटिव और इस तरफ का पॉजिटिव रहेगा तो भी एक दूसरों के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके अब रिपेल होंगे, अट्रैक्ट होंगे, रिपल्शन अट्रैक्शन ये दोनों एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ होती है। अब ये फोर्स के बारे में डिस्कस करता है कूलम्स लॉ। यहाँ पर इमेजिन करते हैं 2 चार्जेस है हमारे पास, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2। हाल फिलहाल के लिए पॉइंट चार्जेस कंसिडर करेंगे, कोई शेप हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक चार्ज जो है ऑब्वियसली दोनों चार्ज एक दूसरे से रिपेल करने की कोशिश करेगी, दोनों रिपेल करेगी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से।
अब इट इज ऑब्जर्व्ड, कूलम ने ये बताया, कूलम के लॉ के अंदर ये बताया कि भाई ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज एज वेल एज सेकंड चार्ज। दोनों चार्ज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है कि कितने फोर्स से वो रिपेल करेगी, कभी भी वो एक चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो यस, स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ इज the force of attraction or repulsion between any two point charges will be directly proportional to the product of both the charges. To be precise, product of magnitude of both the charges. अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो भी इसको पॉजिटिव डालना है, नेगेटिव है तो भी इसको पॉजिटिव ही डालना है, बिकॉज वी आर डीलिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द नेचर ऑफ द चार्ज। प्लस ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन दैट हम ये चार्ज को अगर दूर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो वीक हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कूलम ने ऑब्जर्व किया है कि इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये उसने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। तो इन दोनों को कंबाइन करके उसने उसका लॉ बनाया। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is Coulomb's law. अब ये कूलम्स लॉ को उसने रियलाइज किया, मतलब ही स्टडीड फर्दर, स्टडीड आगे की तरफ स्टडी करके ही गेव अस सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कूलम्स लॉ। उसने आगे बताया कि अगर ये प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहां पर उसने इनिशियली तो के, कैपिटल के करके उसको डिफाइन किया, बट ये कैपिटल के तो सफिशिएंट नहीं था। कैपिटल के किन चीजों पे डिपेंड करती है उसने स्टडी किया। जब स्टडी किया ही केम इनटू कंक्लूजन दैट दिस कैपिटल के डिपेंड्स ऑन मीडियम। एक्चुअली मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर के लिए कैपिटल के का वैल्यू चेंज हो रहा है, वाटर के लिए चेंज होता है, मेटल के लिए चेंज होता है, हर एक चीजों के लिए चेंज हो रही थी। तब जाके ही फिगर्ड इट आउट कि ओके फाइन, मीडियम से रिलेटेड कुछ ना उसको स्टडी करना है। काफी सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद ही फिगर्ड इट आउट कि ये जो के है, के का वैल्यू होना चाहिए, के शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो सिंबल मैंने आपके सामने बना के दिखाया है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन, EPSLON, एप्सिलॉन। ये 1/4 पाई क्यों है? 4 पाई इज द सॉलिड एंगल। 4 पाई मतलब पूरा का पूरा कवर करता है। 1/4 पाई मतलब पूरे के पूरे सारे के सारे साइड्स को जब कवर कर रहा है उसका एक पार्ट, दैट इज 1/4 पाई। इप्सिलॉन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इप्सिलॉन इज द सिंबल्स नेम। जैसे ये सिंबल का नाम है F, ये सिंबल का नाम है K, ये सिंबल का नाम है Q। तो सिंबल के नाम है K, F, Q, ये सब चीजें, ओके। लेकिन इनके क्वांटिटीज का नाम अलग रहता है। दिस इज नॉट F, दिस इज एक्चुअली फोर्स। सिंबल्स नेम इज F, क्वांटिटीज नेम इज फोर्स। Symbol's name is K, quantity's name is proportionality constant. Symbol's name is Q, quantity's name is charge. Here, symbol's name is epsilon, the quantity's name is permittivity. अब ये जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी टोटली डिपेंड करती है मीडियम पे। सीधी सी बात है, इसको अगर मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें से एक बात तो क्लियर हो जाता है, परमिटिविटी का वैल्यू हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स परमिटिविटी कैन नॉट बी द परमिशन गिवन बाय द मीडियम, इट कैन बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक ऐसा फैक्टर है जो बढ़ने पे फोर्स का वैल्यू कम हो सकता है। सो यस, परमिटिविटी को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम। अब ये रेजिस्टेंस मीडियम ऑफर कर रही है, दैट मीन्स हर एक मीडियम के नेचर के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब यहां पर अगर कंसिडर करें, लेट मी से अगर एयर की बात करें तो एयर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ और मीडियम रहेगा तो उसका कुछ और रेजिस्टेंस रहेगा। हर एक मीडियम का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। अब लेट मी कंसिडर इप्सिलॉन के नीचे एक छोटा सा नॉट सिंबल डाल देता हूं। लेट मी कंसिडर इप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर। अब एयर के लिए जो भी वैल्यूज फिट होते हैं, वैक्यूम के लिए भी वही वैल्यूज फिट होते हैं, फ्री स्पेस के लिए भी वही वैल्यू फिट होते हैं। अब इप्सिलॉन नॉट को मैं एक स्पेशलिटी दे रहा हूं, वो एयर का रहेगा। अभी आपको तो पता है कि बहुत सारे कांस्टेंट्स हमारे नेचर में अवेलेबल है, लेकिन एयर के टर्म्स में सारे के सारे कांस्टेंट्स के वैल्यूज हम लोग याद रखते हैं और बाकी मीडियम्स के कांस्टेंट्स को एयर के टर्म्स में हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इवन रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सीखा था, वहां पर भी ऐसे ही कुछ किया था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कंसिडर करते थे और बाकी मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के हिसाब से या फिर वैक्यूम के हिसाब से हम लोग कंपेयर करते थे।
वही चीज यहां पर करना है। अब यहां पर एयर के परमिटिविटी के वैल्यू को हमें याद रखना है, उसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस में उसका कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू ये बताया गया है। इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका एक यूनिट है, यूनिट के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। ये एक्सप्रेशन देख के आप यूनिट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब ये एक्सप्रेशन में से आप एक काम करना, इप्सिलॉन को इस तरफ लेके जाओ, एफ को नीचे लेके आओ, तो यहां पर क्या बचेगा 1/4 जिसका यूनिट कुछ नहीं होता है। उसके बाद एफ नीचे आ गया, ऊपर क्या है चार्ज और चार्ज, चार्ज और चार्ज कुल मिलाकर कूलम 2 बार होता है, तो कूलम 2 बार आएगा मतलब कूलम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन है, ठीक है डिवीजन डाल देता हूं। ये फोर्स नीचे आ गया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन डाल देता हूं। आर स्क्वायर का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर डाल देता हूं। ये इप्सिलॉन का यूनिट होता है। अब ये तो सिर्फ एयर के लिए होता है। दूसरे मीडियम्स के लिए अगर इप्सिलॉन का वैल्यू आपको अगर रिलेट करना है एयर से, तो देयर इज अ सिंपल एक्सप्रेशन कॉल्ड एज स्मॉल के इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। कैपिटल के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। स्मॉल के को हम दो नाम से बुला सकते हैं। उसका एक नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज वन नेम। उसका दूसरा नाम होगा रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों में से कोई भी नाम हम बुला सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। एनीवे कमिंग बैक, इसको अगर यहां पर लेके गया तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय के। तो कहीं पर भी जरूरत पड़े तो जैसे कि यहां पर जैसे हमें जरूरत पड़ सकता है, मैं लिख सकता हूं इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय के करके यहां पर लिख सकता हूं। एंड जैसे कि आपको पता है एयर के लिए सारे वैल्यूज हम लोग याद रखते हैं। के का वैल्यू एयर के लिए हमेशा क्या होगा, एयर या फिर वैक्यूम के लिए हमेशा क्या होगा 1 होगा। सो एयर या वैक्यूम की बात करें तो वी जस्ट हैव टू कंसिडर इप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इप्सिलॉन नॉट खुद एयर का वैल्यू है, तो इप्सिलॉन नॉट ही कंसिडर करना है, बाकी के आपको कंसिडर नहीं करना है। एंड 1/4 इप्सिलॉन नॉट को अगर एक साथ कैलकुलेट करेंगे, आपको तो पता है कि 1 क्या है, डिवाइड बाय 4 पता है, पाई का वैल्यू पता है, इप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके अगर आपने कैलकुलेट किया तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट कलेक्टिवली कैन गिव यू एन आंसर ऑफ 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू आपको मिलेगा। ये वैल्यू याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में हर बार ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना, इट्स एक्चुअली अ हेक्टिक जॉब। तो ये हेक्टिक जॉब को इजी करना होगा, तो ओवरऑल इसका डिवीजन का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। ये वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। थैंक यू।